नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई ये जंग 7वें दिन में प्रवेश कर गई है और अब दोनों ही देशों के बीच जारी हमले विनाशकारी रूप लेते जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचों को टारगेट कर रहा है, जिस पर ईरान भड़क गया। उसने संयुक्त राष्ट्र में तो इस मुद्दे को उठाया ही, साथ ही अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है। ईरानी सेना ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। कुवैत से लेकर बहरीन, जॉर्डन तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भयंकर तबाही मचाई है। कई फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य उपकरण ध्वस्त कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिका की मदद कर रहे खाड़ी देशों को भी बड़े हमले की चेतावनी दी है। तो अमेरिका की मदद करने की कीमत चुकाएंगे खाड़ी देश। कैसे पूरे क्षेत्र में फैलती जा रही है ये जंग, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में अंतिम संस्कार के जनाजे पर इजरायली सेना ने किया हमला, 8 की मौत। यूरोपियन संघ ने इजरायल को कार्रवाइयां रोकने की दी चेतावनी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नहीं थम रहा बवाल, चुनाव प्रचार के लिए आ रहे नेताओं पर हो रहे हमले। बलूचिस्तान में टीटीपी के साथ गठबंधन की तैयारी में बलूच लड़ाके। चीन का अमेरिका को दो टूक जवाब, हमें चुनावी मुद्दा न बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाए थे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप। और चलते चलते में देखेंगे अमेज़न के घने जंगलों में मिला अनोखा फंगस, इंसान का फैलाया कचरा करेगा साफ। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस का बड़ा हमला, ओडेसा और मिकोलेव दहले। हमलों में 3 लोगों की मौत, बंदरगाहों के ढांचे और संपत्तियों को भी पहुंचा नुकसान। अमेरिका में प्रदूषित हवा के लिए कनाडा जिम्मेदार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कीमत वसूलने की दी चेतावनी। कहा अब टैरिफ के जरिए चुकानी होगी लापरवाही की कीमत। ब्रिटेन में एंडी बर्नहैम चुने गए लेबर पार्टी के नए नेता, 20 जुलाई को संभालेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद। कीर स्टामर के इस्तीफे के बाद संभालेंगे देश की कमान। नेपाल के लिए भारत का बड़ा कदम, पहली बार कोलकाता से विराटनगर पहुंची कार्गो ट्रेन। काठमांडू का होगा बड़ा फायदा। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार 7वें दिन भी हमले जारी हैं और अब इन हमलों की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है, जिससे क्षेत्र में भीषण तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी सेना पुलों, बिजली घरों, सड़कों और जल संयंत्रों जैसी जगहों का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और अन्य सैन्य संसाधनों को छिपाने के लिए कर रही थी। लेकिन ईरान ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बातचीत के लिए दबाव बनाने की कोशिश बताया है। ईरान के दूत अमीर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे खत में नागरिक बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा भी की है। ताजा हमलों की जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 7वीं रात हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने निगरानी ठिकानों, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन के नीचे बने हथियारों के गोदामों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया, जिसके जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों को लेकर ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि हमारी सेना ने कुवैत के अल अहमदी बंदरगाह पर, अमेरिकी बेड़े के ईंधन आपूर्ति घाट और बहरीन के शेख ईसा वायु अड्डे पर अमेरिकी युद्धक विमानों के जमावड़े वाले ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में बहरीन में स्थित बैटेल्को नामक अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर को तबाह कर दिया गया। हमारे नौसैनिक लड़ाकू विमानों ने कुवैत में एक अमेरिकी सिग्नल और दूरसंचार केंद्र को नष्ट कर दिया। हमने जॉर्डन के अल अजराक में एक अमेरिकी अड्डे पर बने फाइटर जेट के शेल्टर और एक बड़े विमान पार्किंग रैंप पर मिसाइल और ड्रोन से विनाशकारी हमला किया है। इस हमले में कम से कम 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए और कई अन्य विमानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों की वजह से खाड़ी देशों में अफरा तफरी मच गई है। कुवैत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने कहा कि कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन निलंबित कर दिया गया है। वहां बिजली और पानी के विलवड़ीकरण संयंत्र में भी आग लगने की खबर आई है। बहरीन में 5वीं बार हवाई हमले के सायरन बजे। जॉर्डन की सेना ने भी बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उसकी तरफ से जमीनी हमले किए गए
जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। अभी तक ईरान के जवाबी हमले सीमित थे, लेकिन अब ईरान ने पूरे इलाके में ही हमले तेज करने की धमकी दी है। IRGC ने अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी करने वाले देशों को उचित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट की भी खबर सामने आई है। IRGC का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइन से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। अमेरिका जहाजों को गलत रास्ता दिखा देता है और बारूदी सुरंग वाले रास्ते से जाने की वजह से उनमें धमाका हो जाता है। हालांकि सेंटकॉम ने इस दावे को झूठा बताया है, लेकिन जिस तरह अमेरिका और ईरान के हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब इनसे होने वाला नुकसान भी बढ़ता जा रहा है, उससे पूरी दुनिया चिंतित है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा क्षेत्र ही तबाह हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका और ईरान पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल के हमलों की। तो गजा में इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कहने को तो वहां 10 अक्टूबर 2025 यानी लगभग 10 महीने से सीज फायर लागू है, लेकिन इजरायल ने कभी इसका पालन ही नहीं किया। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संघर्ष विराम लागू होने के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 1123 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल इजरायल पूरे गजा पर ही अपना कब्जा जमाना चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने तो खुलेआम अपनी सेना को गजा के 70% हिस्से पर कब्जे के आदेश दिए हैं ही। यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार गजा में हमले जारी रखे हुए है। ताजा हमलों में IDF ने एक अंतिम संस्कार जुलूस को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हमले के वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ड्रोन ने अहमद यासीन मस्जिद के बाहर जमा हुए शोक संतप्त फलस्तीनी लोगों को निशाना बनाया, जो इसी इलाके में दिन में पहले हुए एक अलग हमले में मारे गए एक फलस्तीनी के अंतिम संस्कार जुलूस शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। गजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और एक अस्पताल ने बताया कि हमले में 8 लोग मारे गए और कम से कम 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि यहां तो युद्ध विराम का कोई सम्मान ही नहीं है। हालांकि इजरायल का कहना है कि ये हमले हमास और अन्य सशस्त्र समूहों की तरफ से इजरायली सैनिकों पर किए गए हमलों और युद्ध विराम उल्लंघनों के जवाब में किए जा रहे हैं। लेकिन गजा के जो हालात है उसे लेकर अब इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ गजा में लोग इजरायली हमलों के चलते दाने दाने को मोहताज नजर आ रहे हैं। उन्हें हॉस्पिटल में इलाज तक नहीं मिल पा रहा, यहां तक कि शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। वहीं फलस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में भी इजरायल अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियां बसाने के लिए $427.8 मिलियन के फंड के आवंटन को मंजूरी दी है। वेस्ट बैंक में फिलहाल कई रास्ते बंद हैं, जहां इजरायली सेना गश्त करती रहती है। इसकी वजह से फलस्तीनी समुदाय अपनी ही जमीन से अलग हो जा रहे हैं। उनके लिए बुनियादी जरूरतों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया है। यहां बसने वाले लोगों को हमेशा इजरायली बस्तियों या सैनिकों के हमले का डर सताता रहता है। ऐसे में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा हो रही है। इस पर यूरोपीय संघ की अहम प्रतिक्रिया सामने आई है। यूरोपियन यूनियन ने इजरायल से वेस्ट बैंक में अपना विस्तार रोकने की मांग की है, साथ ही फलस्तीनी जनता पर अत्याचार भी रोकने की बात कही है। यूरोपीय संघ ने इजरायल से अपील करते हुए कहा कि इजरायल को वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियों की चौकियों को वैध बनाने, भूमि अधिग्रहण, विध्वंस, फलस्तीनियों के जबरन निष्कासन और अन्य ऐसी कार्रवाइयों को रोकना चाहिए जो 2 राज्य समाधान की सफलता की संभावना को कमजोर करती हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी फलस्तीन में इजरायली कार्रवाइयों पर चिंता जाहिर की गई। इसके बावजूद इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इजरायल फलस्तीन का नामो निशान मिटा देगा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान सरकार इस वक्त हर तरफ से घिर गई है। एक तरफ पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही टीटीपी के सहयोगियों से हाथ मिला रहे हैं। और इन सब के बीच पीओके में हो रही हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की भी एंट्री हो गई है। आप जानते ही हैं कि पीओके में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 27 जुलाई को वहां चुनाव होने हैं, लेकिन पीओके की जनता इसका विरोध कर रही है। उनकी मांग है कि पहले 12 सीटों पर आरक्षण खत्म किया जाए। इसे लेकर लंबे वक्त से प्रदर्शन भी जारी है और अब हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पीओके की आजादी के ऐलान तक की चेतावनी दी है।
इन सब के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक हिंसा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका ताजा मामला ढालकोट क्रॉसिंग पर देखा गया, जब पीओके के कथित पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमला किया गया। हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड की सिर में गोली लगने से जान चली गई। यह हाई प्रोफाइल हमला तब हुआ जब वो चुनावी रैली के लिए सेंट्रल बाग जा रहे थे। इस हमले ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। क्षेत्रीय चुनावों से पहले पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा खुले सशस्त्र संघर्ष में बदलता दिख रहा है। इनका मकसद पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के चुनावी अभियानों को पूरी तरह रोकना है। क्षेत्र में इस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने संयम बरतने की अपील की है और प्रदर्शनकारियों के साथ साथ सुरक्षा बलों की जान जाने की निष्पक्ष, त्वरित और व्यापक जांच कराने की मांग की है। जेनेवा से जारी बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश प्रदर्शनकारी हैं, जबकि कुछ कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान में भी सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह अगले चरण पर पहुंच गया है, क्योंकि 2 हथियारबंद समूह एक साथ आने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय हाफिज गुल बहादुर नेटवर्क बलूचिस्तान के बलूच विद्रोही समूहों के साथ इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम की गठबंधन की योजना बना रहा है। ये जानकारी ऐसे समय में आई है जब बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यह नया गठबंधन पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार आजाद होने की मांग कर रहे पीओके और बलूचिस्तान में चल रहे विरोध से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान सरकार से संविधान में संशोधन कर इस क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत घोषित करने की मांग की है। प्रस्ताव को पाकिस्तान की संसद के पास भेजा जाएगा और अगर संसद संविधान संशोधन को मंजूरी देती है तो गिलगिट बाल्टिस्तान को औपचारिक रूप से पाकिस्तान का प्रांत बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे विद्रोह और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका को चीन के जवाब की। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा से पहले चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। चीन ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया है और साफ कह दिया है कि हमें अपना चुनावी मुद्दा मत बनाइए। चीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए सिर्फ चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करता है और उसने कभी भी अमेरिकी चुनावों में दखल नहीं दिया। लिन जियान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन सा देश लंबे समय से दूसरे देशों की सरकारों, वहां की कंपनियों और आम नागरिकों की निगरानी करता रहा है, साथ ही बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों का डेटा जुटाता है। उन्होंने अमेरिका से अपने आचरण पर विचार करने, चीन के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से बचने और चुनावी राजनीति में चीन का इस्तेमाल बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने के लिए अमेरिका को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद इस यात्रा पर असर पड़ सकता है। दरअसल चीन के भड़कने की वजह डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है, जो उन्होंने अमेरिकी जनता को बरगलाने के लिए दिया था। चुनावी सुरक्षा पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया था। हालांकि ट्रंप के इस दावे की पोल खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, यहां तक कि 2020 के चुनाव के बाद हुई जांच, ऑडिट, पुनर्गणना और अदालतों की सुनवाई में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के सबूत नहीं मिले थे। यानी ट्रंप एक बार फिर अपने बयान के चलते बुरी तरह घिर गए हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने अचानक इतना उल जलूल बयान क्यों दिया? तो इसे लेकर जानकारों का मानना है कि ईरान से चल रही जंग को लेकर बार बार जीत के दावे करने वाले ट्रंप झूठे साबित हो चुके हैं। इसके अलावा अब उनकी लोकप्रियता निचले स्तर पर पहुंच गई है, जनता में उनके खिलाफ भारी नाराजगी है और इन सब के बीच अक्टूबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। इसलिए सिर्फ जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ट्रंप ने ऐसा बयान दिया। लेकिन चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब देकर ट्रंप की कोशिश को नाकाम कर उल्टा उन्हें ही फंसा दिया है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे प्लास्टिक खाने वाले अनोखे जीव की।
तो क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो रोटी नहीं, फल नहीं, कीड़े मकोड़े भी नहीं बल्कि प्लास्टिक खाता हो? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। दुनिया जब प्लास्टिक के बढ़ते पहाड़ों से परेशान है, तब अमेज़न के घने जंगलों से एक ऐसी उम्मीद सामने आई है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। धरती पर हर जीव अपने जीने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेता है। कोई पत्तियां खाता है, कोई फल खाता है, तो कोई छोटे छोटे कीड़ों से अपना पेट भरता है। लेकिन अमेज़न के जंगलों में मिला एक छोटा सा फंगस अपना भोजन प्लास्टिक को बनाता है। इस अनोखे फंगस का नाम है पेस्टालोट्यूबसिस माइक्रोस्पोरा। इसकी खोज अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेज़न जंगलों में रिसर्च के दौरान की थी। और जब इसे लैब में परखा गया तो पता चला कि यह पॉलीयूरेथेन जैसे बेहद मजबूत प्लास्टिक को भी तोड़ सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही खत्म नहीं होती। आमतौर पर किसी भी चीज के सड़ने या गलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन यह फंगस बिना ऑक्सीजन के भी प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। यानी कचरे के उन गहरे ढेरों में भी जहां हवा तक नहीं पहुंचती, यह अपना काम जारी रख सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस फंगस में सेरीन हाइड्रोलेज नाम का एक खास एंजाइम मौजूद होता है। यही एंजाइम प्लास्टिक के मजबूत केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इसके बाद फंगस उन टुकड़ों को अपने भोजन की तरह पचा लेता है। अब वैज्ञानिक इस फंगस को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय इसके एंजाइम को लैब में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्लास्टिक के कचरे को और तेजी से खत्म किया जा सके। इसी सोच से प्रेरित होकर 2025 में टेक्सास की एक कंपनी ने ऐसे डिस्पोजेबल डायपर भी बनाए जिनमें फंगस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया, ताकि इस्तेमाल के बाद वे जल्दी ही गल सके। हालांकि यह तकनीक अभी बड़े स्तर पर कचरा प्रबंधन में इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन इस खोज ने दुनिया को एक नई दिशा जरूर दिखाई है। शायद आने वाले समय में यही छोटा सा फंगस प्लास्टिक प्रदूषण जैसी विशाल समस्या से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाए। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।